आरजीकर, उज्जैन, बदलापुर, हाथरस, निर्भया, झारखंड, कथुआ। थॉमसन रॉयटर्स के 2018 के एक पोल के हिसाब से इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है वीमेन के लिए। जब भी कोई रेप का केस हाईलाइट होता है, बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट होते हैं, मीडिया में डिबेट चालू हो जाता है एंड एवरीवन स्टार्ट्स डिमांडिंग लीगल रिफॉर्म्स। बट इज इट जस्ट अ लीगल प्रॉब्लम? नो, this is not just a legal problem. There is a spectrum of problems in our society, and at the end of this spectrum, the biggest problem is rape. इस वीडियो में मैं आपसे इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। एनसीआरबी के एक डाटा के हिसाब से 2022 में इंडिया में 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि एक दिन का 86 रेप केसेस होता है। बट हियर वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो एग्रीगेट लेवल पर यहाँ पर सभी क्राइम्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमें इन सभी डाटा को पर कैपिटा बेसिस पर समझना होगा। पर कैपिटा बेसिस पर देखने पर ये क्राइम दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर हम यूनाइटेड नेशन का 2013 का डाटा देखें तो रेप केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन यूएसए में 36, यूके में है 36, स्वीडन में है 58 और इंडिया में ये है सिर्फ 2.6। तो रेट के हिसाब से इंडिया की सिचुएशन दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इतनी भी खराब नहीं है। बट हियर वी हैव टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज ऑफ रिपोर्टिंग। एनसीआरबी और एनएफएचएस के 2015-16 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 85% रेप के केसेस रिपोर्ट किए ही नहीं जाते, और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे विक्टिम का लीगल सिस्टम पर भरोसा ना होना। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से 2022 में मर्डर विथ रेप, गैंग रेप के 464 और सिर्फ रेप के 44,785 केसेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग थे। और अगर हम सिर्फ कोर्ट ट्रायल्स की बात करें तो मर्डर विथ रेप, गैंग रेप के 1333 और सिर्फ रेप के 1,98,285 केसेस पेंडिंग थे। इसके अलावा कई बार विक्टिम पर दबाव बनाया जाता है कि अपना केस वापस ले ले। तो अगर दूसरी कंट्रीज में इतने ज़्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब होगी, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का लीगल सिस्टम इतना अच्छा हो कि वहाँ पे सारे या फिर मोस्ट ऑफ द रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हों। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है रेप के लीगल डेफिनेशन में। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 के हिसाब से रेप की डेफिनेशन है अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमेन। भारतीय न्याय संहिता ने इसके बारे में और भी कई क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, जैसे अगर कंसेंट ली गई हो बट वुमेन की एज 18 साल से कम हो, कंसेंट डरा धमका कर लिया गया हो, ये कंसेंट तब लिया गया हो जब वुमेन की मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो। ऐसे केसेस में कंसेंट को नहीं माना जाएगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप बुलाया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो वहाँ ये डेफिनेशन अलग होती है। जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज में सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ को भी रेप कंसिडर किया जाएगा इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के किया गया हो। लेकिन मैरिटल रेप इंडिया में लीगली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और अगर हम मैरिटल रेप को भी कंसिडर करें तो इंडिया में अनरिपोर्टेड रेप केसेस हो जाएंगे 99%। तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक रेपिस्ट रेप करता क्यों है। इसके लिए पहले हमको एक रेपिस्ट की प्रोफाइल को देखना होगा। इंडियन रेपिस्ट की प्रोफाइल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला ये कि रेपिस्ट का रिलेशन क्या है विक्टिम के साथ। तो एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से 96% केसेस में रेपिस्ट नोन आदमी होता है विक्टिम का। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द रेपिस्ट यंग होते हैं। बेंगलुरु के एक स्टडी के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द रेपिस्ट की एज 21 से 30 के बीच होती है। और तीसरा, मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट की लो लेवल ऑफ एजुकेशन होती है। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे देशों के रेपिस्ट में भी पाए गए हैं। आपको बहुत से रिसर्च पेपर मिल जाएंगे इन पर। डॉक्टर मधुमिता पांडे, जो कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, अपनी 22 साल की उम्र में तिहाड़ जेल गई 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने, सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने कि रेपिस्ट रेप करता क्यों है। सेम यही सवाल का जवाब लेने डॉक्टर रजत मित्रा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तिहाड़ जेल गए और उन्होंने 242 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। सेम यही कहानी थी सैमुअल डी स्मिथमैन की, जो कि 1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट थे। सैमुअल ने लॉस एंजलिस के एक अखबार में एक ऐड डाला था। उन्हें लगा कि उनके ऐड का रिप्लाई कोई देगा नहीं, लेकिन 200 लोगों ने उनके ऐड का रिप्लाई दिया। और ये सभी कौन थे? ये सभी थे रेपिस्ट। सैमुअल ने फिर 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, द अनडिटेक्टेड रेपिस्ट। इन सभी इंटरव्यूज में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे पहली ये कि इन रेपिस्ट को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता कि इन्होंने किसी का रेप किया है। दूसरा ये कि ये रेपिस्ट कभी ये मानते ही नहीं है कि इन्होंने जो किया वो रेप था। और तीसरा ये कि ये विक्टिम को ब्लेम करते हैं रेप के लिए और अपने एक्ट के लिए किसी न किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन देते हैं। मधुमिता पांडे ने जिन रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया उनमें से एक रेपिस्ट, जो कि 23 साल का था, जब उसने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया, जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो कहा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसका ये कहना था कि वो लड़की उसको उकसा रही थी, इसलिए उसको सजा देना जरूरी था।
जब मधुमिता पांडे ने उससे पूछा कि क्या उसे इस बात का बुरा नहीं लगा, तो उसने कहा हाँ मुझे बुरा लगा, मैंने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं जेल से निकलने के बाद उससे शादी कर लूंगा। तो इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक रेपिस्ट दुनिया को किस लेंस से देखते हैं। उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था, बल्कि इस बात का बुरा लग रहा था कि अब उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। रेपिस्ट के ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है और सभी का यही कहना है कि रेपिस्ट को कभी बुरा नहीं लगता रेप करने का, और ये हमेशा विक्टिम पर ही दोष डालते हैं। इसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, मतलब इनके सोचने के तरीके में ही भ्रम होता है। रिसर्चर्स ने रेपिस्ट के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी हैं, जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, नार्सिसिस्टिक थ्योरी, सेल्फ कंट्रोल थ्योरी। इनके अलावा और भी थ्योरीज हैं। इस वीडियो में हम दो मेन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, पहली इवोल्यूशनरी और दूसरी सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो कई इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि रेप रिजल्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। कई सालों पहले चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज किया था, जिसके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पार्टनर चूज करता है कुछ फिजिकल ट्रेट्स देखकर, और इसके लिए कई एनिमल्स लड़ाई भी करते हैं किसी भी फीमेल से मेट करने से पहले, ताकि वो फीमेल इस बात पर कन्विंस हो जाए कि जो वो मेल चूज कर रही है वो स्ट्रांग है। अब यहीं पर होता क्या है कि कई बार मेल्स फीमेल्स को कन्विंस नहीं कर पाते, जैसे वो दूसरे मेल से लड़ाई में हार जाते हैं, या इनको नॉर्मल वे से एक फीमेल पार्टनर नहीं मिल पाती, वहाँ ये फोर्सफुली रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि सेम यही काम ह्यूमंस भी करते हैं। जैसे विमेन ऐसे मेन को चूज करते हैं जिनका स्ट्रांग बिल्ड हो, स्टेटस हो और रिसोर्सेस हो, ताकि वो उनको और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। वहीं मेन ऐसे वेमेन को चूज करते हैं जिनकी हिप्स और ब्रेस्ट की साइज ज़्यादा होती है, जो कि इंडिकेटर है फर्टिलिटी की। इवोल्यूशनरी थ्योरी के हिसाब से सभी ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि उनके जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फैलें, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के हिसाब से एक रेपिस्ट भी यही करने की कोशिश कर रहा होता है। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से मोस्ट वुमेन जिनका रेप हुआ था उनकी एज 18 से 30 साल के बीच थी, जो कि 66% ऑफ टोटल रिपोर्टेड रेप केसेस था। बट ये इवोल्यूशनरी थ्योरी कई जगह फेल हो जाती है। जैसे एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से 490 ऐसी लड़कियों का रेप हुआ था जिनकी एज 12 साल से कम थी, और 1258 ऐसी वुमेन का रेप हुआ था जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा थी। दिस वुमेन वेर नॉट इन देयर पीक फर्टिलिटी फेज बट स्टिल दे वेर रेप्ड। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल रही है और इसे बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। अब जो दूसरी थ्योरी वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से रेप्स होते हैं सोसाइटी के कल्चरल एंड सोशल फ्रेमवर्क के कारण, हमारे समाज के कारण। In a patriarchal society, it is believed that men should dominate female, and this power imbalance can normalize aggressive sexual behavior. और इसके लिए कुछ लोग कारण क्या देते हैं, वो ये कहते हैं कि women men के मुकाबले कम समझदार होती हैं, they can't take good decisions, that's why they need to be controlled, and this control later turns into sexual violence. हमने इंटरव्यूज में देखा कि सभी रेपिस्ट विक्टिम को ब्लेम कर रहे थे रेप के लिए। उनका ये कहना था कि विक्टिम उन्हें उकसा रही थी, सेक्स के लिए इशारे कर रही थी, या उस लड़की का कैरेक्टर खराब था इसलिए वो इतनी रात बाहर थी। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। ऐसी सोच आपको सिर्फ रेपिस्ट में नहीं बल्कि हमारे समाज के कई लोगों में मिल जाएगी, जहाँ पर वो विक्टिम पर दोष डालते हैं रेप के लिए। उनका ये कहना होता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते जिस बजते से यो से कहना मेरा। दूसरे देशों में जहां आपको लड़कियां हर जगह मिल जाएंगी, हर प्रकार के काम करते मिल जाएंगी, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी। और इन्हीं पब्लिक स्पेसों में लड़कियों कम प्रेजेंस के कारण ये उनके लिए और डेंजरस हो जाती हैं। टीवी शोज, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड सोशल मीडिया, दे ऑल शेप आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। और ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई है जो ये कहती है कि टीवी शोज, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, मूवीज, ये सब हमारी सोच को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एंड टुडे बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स वी सी वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्स। आजकल कई ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं, जिसमें मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर को कितना भी अब्यूज कर ले, चीट कर ले, या फिर उन्हें अच्छे से ट्रीट ना करे, फीमेल कैरेक्टर विल नॉट फील बैड एंड विल लव देम इवन मोर एंड विल अप्रिशिएट दिस। और ऐसी मूवीज फ्लॉप होने की जगह हिट होती हैं, तो आप इसे ये समझ सकते हो कि सोसाइटी का माइंडसेट क्या है वुमेन के प्रति। हमारी मूवीज के हिसाब से लड़कियों के ना का मतलब ना नहीं होता है, बल्कि हाँ होता है, वो बस हार्ड टू गेट प्ले कर रही होती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि कई रेपिस्ट ने ये बात बोली है अपनी जस्टिफिकेशन में कि लड़की ये समझ नहीं पाती कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उसके ना का मतलब ना नहीं बल्कि हाँ होता है, और वो बस हार्ड टू गेट प्ले कर रही होती है। हमारी मूवीज ने तो स्टॉक करने तक को रोमांटिक बना दिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन ओरिजिन का आदमी 2 वुमेन को रोज स्टॉक करता था,
जिसमें से उसने एक वुमेन को 18 महीने तक स्टॉक किया था और दूसरे वुमेन को उसने 4 महीने तक स्टॉक किया था। ये उनको लगातार कॉल करता था और मैसेजेस करता था। जब पकड़े जाने पर इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में उसने ये कहा कि उसने ये सब बॉलीवुड मूवी से सीखा था, जिसमें आगे चलकर ऐसा करने पर फीमेल एक्टर मानी जाती है। इसका लॉयर कोर्ट में ये बोलता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है किसी भी इंडियन मैन के लिए और इसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे एड्स में ऐसा दिखाया जाता है कि आप अगर सिर्फ एक डियो लगा लो तो आप एक चिक मैग्नेट बन जाओगे, लड़कियां आपके लिए पागल हो जाएंगी। These movies, TV shows, ads and social media are polluting the minds of our younger generation who are believed to make the future of our country bright. There is a need to spread awareness about consent, a healthy relationship and gender equalities in our society. सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से शॉर्ट टर्म बूस्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें तभी दिखेंगे जब सोसाइटी के बिलीफ्स बदले। इन दी एंड मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि रेप के ऊपर बहुत से रिसर्च हुई हैं, बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। कोई भी एक थ्योरी रेप को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन हर एक थ्योरी हमें कुछ जरूरी जानकारी जरूर देती है। रेप एक कम्प्लेक्स इशू है जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के कम्बिनेशन का रिजल्ट होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन सभी फैक्टर्स को अच्छी तरह समझना होगा।